प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स पिटारा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ द यूनिट जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे आते हैं या हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं, वो यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूँकि हमने एनर्जी की बात करी थी, हमने एनर्जी पढ़ी थी, जो एनर्जी के हमने दो टाइप पढ़े थे, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफिक पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी एक्चुअली ये मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट थे, मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट थे। हमने और भी बहुत सारी एनर्जी पढ़ी थी, सोलार एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये बहुत सारे टाइप थे। तो अगला जो टॉपिक हमारा आता है, पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि देखिए, एनर्जी जो है, एनर्जी वो कोई सी भी टाइप की एनर्जी हो, जरूरी नहीं हम किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता, ना तो क्रिएट किया जा सकता, और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक बात है जरूरी कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है कभी कभी, है ना, जैसे जॉइंट्स में, है ना, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा ऑलमोस्ट कंजर्व रहती है। ठीक है। तो ये जो शब्द था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द क्या है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी can change its form, can change its form। अब कैसे, ये देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से कुछ h ऊंचाई पर, h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप बताएंगे यहाँ पे इसमें कौन सी एनर्जी है? ऑब्वियसली देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ, तो इसके, क्योंकि यहाँ पे जब वो रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की जरूरत होती है, वेलोसिटी 0 है तो उसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है। ओके। लेकिन जैसे ही वो गिरना स्टार्ट होगा उसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी कैन
नाइदर भी क्रिएटेड, लेकिन यहाँ एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, ये केवल ट्रांसफॉर्म हुई है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी हाइट तो कम होगी ना, और हाइट कम होने का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था mgh, तो h जैसे जैसे कम होता चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती चल जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे हम। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करेंगे हम फ्री फॉल में। इसका एक हम फ्री फॉल एक देखिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से h हाइट पर रखा हुआ है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की लेके मान लो ये h है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूफ कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूफ कर रहे हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से h हाइट पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ 3 पॉइंट की बात करेंगे, 1.1 B C, इन 3 पॉइंट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो इसकी हाइट है h, या सॉरी ऐसा ना कह के हम कह दें कि ये यहाँ से यहाँ तक मान लो h हाइट नीचे गिर गया, तो यहाँ पे आके इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर देखते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे चूंकि वो जमीन से h हाइट पर है, तो हम उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो है mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के कारण होती है, वेलोसिटी है नहीं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, टोटल एनर्जी वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया mgh प्लस 0 एंड हेंस द टोटल एनर्जी इज mgh। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट P की। एट पॉइंट B आप देखिए, जब हम पॉइंट P की बात करते हैं तो यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी पॉइंट B पे, तो इसकी हाइट ये बची अब, और ये हो गई h माइनस h, तो यहाँ से आ गया mg इंटू h माइनस h, क्योंकि हाइट यही बची अब। काइनेटिक एनर्जी की बात हम करें वो होगी हाफ mv², लेकिन v तो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो चलिए v निकाल लेते हैं एक बार। देखिए, जब हम यहाँ पे v की बात करते हैं, चलो मैं ये बता देता हूँ, जब हम यहाँ पे v की बात करते हैं तो देखिए इक्वेशन मोशन की हमें जरूरत पड़ेगी, u इज इक्वल टू 0 है, और डिस्टेंस जो है s वो इज इक्वल टू h। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और फ्री फॉल है तो हम यहाँ UAS की जगह 2g s करेंगे, s जितनी भी डिस्टेंस कवर की होगी। क्योंकि u0 है तो यहाँ पे आ गया v² इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि h डिस्टेंस कवर करिए, तो उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये आ गया हाफ m v की जगह v² की जगह 2gh
एच। ओके, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया mgh। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी हमने ऊपर निकाली थी, mgh माइनस एच और प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh। ओके, ये अंदर गुणा कर देंगे, mgh माइनस mgh प्लस mgh, mgh से mgh कैंसिल आउट हो गया, ये बचा mgh टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पे कितनी थी, ए पे देखिए कितनी थी mgh, बी पे कितनी आई mgh। अब बात करेंगे हम पॉइंट सी की, एट पॉइंट सी। सी पे देखिए, सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो होगी जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए सी पे क्या है, सी पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसकी ज़मीन से कोई हाइट रहेगी ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। चलिए अब हम बात करते हैं इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पहले वेलोसिटी चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी स्क्वायर यू स्क्वायर जीरो था, 2gh क्या है, अब कितनी हाइट हो गई, वहाँ से यहाँ तक आने में टोटल हाइट कितनी चली भाई, h तो हाइट चली, टोटल डिस्टेंस तो h हुई ना, तो ये यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये आ गया, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो हो गया हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड हेंस द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। तो अब हम कह सकते हैं कि इस जर्नी के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर हमारी जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही है। हालांकि आपने देखा कि कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कई बार घट भी रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बहरहाल मुद्दे की बात ये है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो अगला हमारा टॉपिक है पावर। पावर क्या है? तो पावर जो है, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो जितनी जल्दी एनर्जी खर्च होगी जिस अप्लायंसेस में, हम कहेंगे उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। और हम इसे एक तरीके से और कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी appliances और एनी अदर मशीन। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर। पावर समझ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर कंजप्शन, और पावर इज इक्वल टू W/T। क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या है, ये चेंज इन एनर्जी होती है ना। वर्क डन ये एनर्जी होती है वर्क डन, और कितने टाइम में कितना वर्क किया, दैट इज पावर। ओके, एंड इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वाट, जूल पर सेकेंड और वाट। तो अगर हम डिफाइन करें तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। यानी कि अगर कोई अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी जो रेटिंग है, उसकी जो पावर है, दैट इज 1 वोल्ट।
यानी कि हम कह सकते हैं इफ एनी अप्लायंसेस if any appliance consume वन क्या जूल एनर्जी in 1 second, then its power is 1 वाट। तो अगर किसी अप्लायंसेस के ऊपर लिखा होता है 1 वाट, तो इसका मतलब वो है कि वो पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी का जो पावर है वो वाट में हम मेज़र करते हैं, लेकिन इसकी ही एक बड़ी यूनिट भी है किलो वाट आर। दिस इज़ द कैपिटल यूनिट ऑफ दिस। इसकी बड़ी यूनिट है 1 किलोवाट आर। और इसका मतलब है कि अगर 1 किलोवाट का अप्लायंसेस जिसकी पावर कंजम्पशन 1 किलोवाट हो, यानी कि 1000 वाट हो, वो 1 घंटे के लिए अगर चलाया जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज़ 1 किलोवाट आर। तो अगर 1 किलोवाट आर को डिफाइन करना है तो वी कैन से दैट इफ an appliance of 1000 watt is used for 1 hour, then the energy consumed is 1 किलोवाट आर। और इसका मतलब है कि 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट पर आवर। ठीक है, तो बात अगर कोई अप्लायंसेस 1 घंटे में 1000 वाट या 1 किलोवाट एनर्जी खर्च कर ले तो हम कहते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है, कंजम्पशन कैपेसिटी, वो 1 किलोवाट आर है। और यही हमारी कमर्शियल यूनिट भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो कोई कहे कमर्शियल यूनिट की डेफिनेशन बताओ, तो आप किलोवाट आवर की डेफिनेशन बता देंगे। और मैं एक बार किलोवाट आवर की डेफिनेशन आपको लिखवा भी देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड when an electric appliance having a power rating one kilowatt is used for 1 hour। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसकी 1 किलोवाट कैपेसिटी हो, उसको 1 घंटे तक हम चलाएं तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। ठीक है, इसके बाद है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, तो देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट हो गया 1000 वाट इंटू 1 आवर। ठीक है, तो ये हो गया 1000 वाट इंटू 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल हो गया अपना 360000, यानी कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर
1 2 3 4 5 10⁶ जूल। ये हुआ 1 किलोवाट आर यूनिट का जूल में वैल्यू, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज द 20 जूल वर्क्स इन 5 सेकेंड देन व्हाट इज द पावर। पावर के ऊपर क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी डज 20 जूल वर्क in 5 seconds, then what is the power। और आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पे 20 जूल वर्क ये कर देती है। 20 जूल अपॉन टाइम है 300 सेकेंड, तो इसका मतलब हमारी पावर होगी 1/15 जूल। थोड़ी जूल ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, वाट। ओके,